प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर से टीसीएम के यूट्यूब चैनल पर वेलकम है, स्वागत है। मैं राजेंद्र प्रसाद कुर्मी। सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा हमारे होनहार छात्रों को जो इस वर्ष 2022 के पीएटी के एग्ज़ाम में सेलेक्टेड हुए हैं। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, इनके परिवार वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। ये महज 3 महीने की तैयारी में ही इन्होंने सिलेक्शन लिया। ये हमारे विद्यार्थी हैं, होनहार छात्र हैं, तो अगेन फिर से इनको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का सेशन हम लेकर आए हैं जो अभी रिसेंटली आपका पीएटी का एग्जाम हुआ था, उसमें जो क्वेश्चंस आए थे उनका पैटर्न क्या रहा और क्या उनके आंसर्स थे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहे हैं क्वेश्चंस को लेके कि सर नए पैटर्न के क्वेश्चंस थे, बहुत सारा पैटर्न चेंज हुआ है। हमेशा एक बात याद रखना, जो भी विद्यार्थी इस वर्ष पीएटी की तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो एक बात जरूर याद रखना बेटा, प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी परीक्षा की तैयारी। क्योंकि जब तक हम पिछले साल के क्वेश्चंस नहीं देखेंगे कि एग्जाम का क्या पैटर्न रहा है, कैसे क्वेश्चंस हैं, क्या चल रहा है एग्जाम में, तब तक हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि भाई आने वाले एग्जाम में क्या पैटर्न रहेगा, क्योंकि तैयारी का बेस आपका वहीं से बनेगा। तो चलिए बगैर देर किए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको जो अभी सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था आपका, उसके क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, उनका एनालिसिस करेंगे, सारे ऑप्शंस देखेंगे, सभी वन बाय वन। चलिए तो बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है ये। देखो बेटा, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एग्जाम जो हुआ था हमारा AG 123 CSET है ये, और ये आप देख सकते हो जो डेट है हमारी 10/15/2022 में जो एग्जाम हुआ था वो हमारा एग्जाम है, और शिफ्ट सेकंड है। सेंटर था इसका, सेंटर भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया, बाबूलाल ताराबाई इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सागर, हमारे सागर में ही जहाँ हमारा इंस्टीट्यूट है TCM द कैरियर मेंटर्स, वहीं इसका सेंटर्स था। वहीं के ये विद्यार्थी है जो होनहार विद्यार्थी जो सिलेक्ट हुए। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, द थ्रेसिंग इफिशियंसी ऑफ थ्रेसर डिपेंड्स ऑन, यानी मड़ाई मशीन होती है जो थ्रेशर मशीन होती है बेटा। अब देखो हिंदी में इसीलिए बहुत सारी टर्मिनोलॉजी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आजकल यही पैटर्न चल रहा है। अब देखो यहाँ पर थ्रेसिंग इफिशियंसी ऑफ थ्रेसर, अब थ्रेसर तो सभी ने सुना होगा, लेकिन मड़ाई बहुत ही कम बच्चे जानते हो कि यहाँ तक कि जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं उनको भी नहीं पता होगा कि मड़ाई मशीन क्या होती है ना। तो जो थ्रेसर की इफिशियंसी होती है बेटा, इसमें दक्षता किस पर निर्भर करती है, क्वेश्चन में ये पूछा गया। या तो अब इसमें देखो ऑप्शन है, दोनों में मैंने मेंशन किया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो सबसे पहले दिया है फीड रेट, मॉइस्चर कंटेंट एंड टाइप ऑफ क्रॉप, यानी उसकी जो फीड दर है, जो अंदर जो लेता है, जो क्रॉप्स को लेता है, यानी फीड दर, नमी की मात्रा एवं फसल के प्रकार पर, या फिर उसके सिलेंडर पेरिफेरल स्पीड, यानी सिलेंडर की परिधीय गति पर, या फिर हमारा ऑप्शन सी है सिलेंडर अवतल निकासी पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर होगा हमारा बेटा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मतलब ऑल ऑफ दी, यानी ABC तीनों। यानी इसकी जो इफिशियंसी, थ्रेसर की इफिशियंसी यानी कार्य दक्षता किस पर निर्भर करेगी? इन सभी पर निर्भर करेगी। भाई फीड दर भी, नमी भी कम होनी चाहिए, फसल का प्रकार अच्छा होना चाहिए, तो इन सभी पर आपकी ये निर्भर करेगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बेटा हमारा, सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीड इंग्रेडिएंट्स हैज द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ क्योर्ड प्रोटीन। तो इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किस फीड सामग्री में कच्चे प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। देखो बार बार यही बोलता हूं कि इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, हमें ये आइडिया लगता है कि किस सेक्शन से, यानी कहां से क्वेश्चंस ज्यादा एग्जाम में आने की संभावना होती है। तो यहाँ पर देखो, मैं पिछले बार भी जो हमारे पास बच्चे थे उनसे भी बोला था कि जो आपका एनिमल फीडिंग है, इस सेक्शन से आपके क्वेश्चन आने ही आने, और आपका क्वेश्चन आ भी गया। तो यहाँ पर देख रहे हो आप,
क्या है, तो इसमें कौन से लेकर निम्नलिखित में से किस फीड सामग्री में कच्चे प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो कॉटन सीड केक यानी कपास के बीज केक में होती है, या ग्राउंडनट केक में होती है, येलो मेज में होती है यानी पीली मक्का होती है, या फिर काउपी में होती है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी हमारा क्या होगा बेटा, ग्राउंडनट केक। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर हमारा, ग्राउंडनट केक। एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट। हाँ जी, राइट आंसर ऑप्शन हमारा क्या होगा बेटा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्राउंडनट केक। तो ग्राउंडनट केक में जो कच्चा प्रोटीन होती है इसकी मात्रा ज्यादा होती है। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच लोन टेकन फॉर परचेसिंग द ट्रैक्टर बाय द फार्मर? किसानों द्वारा ट्रैक्टर खरीदने के लिए, यानी किसानों द्वारा ट्रैक्टर खरीदने के लिए कौन सा ऋण लिया जाता है? अब देखो बात आ गई ना फिर से। अब देखो आप सोच रहे होगे, बच्चे सोच रहे होगे 12th लेवल का पेपर है, लेकिन क्वेश्चन देखो कहाँ से आ गए बेटा, ये हमारा एग्रीकल्चर का ही पार्ट है और मैं यही इसीलिए ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि आप लोग पैटर्न देखो कि डे बाय डे एग्जाम का पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है। यही तो हमें इन क्वेश्चन के माध्यम से देखना है और आगे की रणनीति तैयार करनी है। तो यहाँ पर एक किसानों द्वारा जो ट्रैक्टर खरीदने के लिए ऋण लिया जाता है, लोन लिया जाता है, वो कौन सा है भाई? या वो दीर्घकालीन ऋण होता है यानी लॉन्ग टर्म होता है, या फिर वो मीडियम लॉन्ग टर्म मध्यकालीन होता है, या फिर वो मीडियम टर्म यानी सिर्फ मध्यकालीन होता है, या फिर वो शॉर्ट टर्म होता है? तो बेटा ट्रैक्टर, आप लोग के घर में भी ट्रैक्टर होगा, या बहुत सारे बच्चे हैं जो जिनका फैमिली बैकग्राउंड कृषि होगा यानी फार्मिंग होगा, उनके घर में ट्रैक्टर होगा। तो आप खुद जानते हो कि ट्रैक्टर की किस्त भरते 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 8 से 10 साल लग जाते हैं, है ना? तो 8 से 10 साल मतलब क्या हो गया, कुछ ज्यादा समय हो जाता है। तो क्या होगा बेटा राइट आंसर, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म विल बी हमारा राइट आंसर। लॉन्ग टर्म हमारा यानी दीर्घकालीन ऋण जो ट्रैक्टर के लिए लिया जाता है वो दीर्घकालीन ऋण। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ गंटर्स चेन इज। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बार बार इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर ए, यानी 66 फीट इसका क्या है राइट आंसर होता है। की लंबाई कितनी होती है, यानी गंटर चैन की मानक लंबाई कितनी होती है, 66 फीट। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर मैंने पूरी मेंशन किया है, यहाँ पर मैंने पूरा मेंशन किया है सर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली जरीबों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पर मैंने मेंशन की हैं। तो आप लोग एक काम करिएगा, लास्ट में मैं अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा चैनल का, वहां पर आपको ये कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखो अभी ये तो गंटर चैन के बारे में पूछ लिया गया, लेकिन हो सकता है रेवेन्यू चेन की लंबाई पूछ लेता, इंजीनियरिंग जरीब चैन की लंबाई पूछ लेता, मैट्रिक मीटर की लंबाई पूछ लेता, है ना? तो ये इनसे बार बार ये ऐसे सेक्शन है कि जो हर बार आपके हर साल ये इनसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इन पर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है बच्चों। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखो इसमें हमने नोट जो हमारा नोट्स था इसमें मेंशन भी किया, ये देखो हमारे नोट्स के पेज नंबर 125 से ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिफाइन मिल्क शुगर, यानी जो बेटा दूध में जो शर्करा होती है, दुग्ध में जो शुगर होती है वो कौन सी है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूध चीनी को परिभाषित करता है, मिल्क शुगर किसे कहते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर हमारा क्या है बेटा, लैक्टोज। ऑलमोस्ट सभी बच्चों को ये चीज पता होगी कि मिल्क शुगर क्या होती है आपकी, लैक्टोज होती है ना? लैक्ट बुल में अलग होता है, माल्टोज अलग होता है, कैसीन, कैसीन ये मिल्क में प्रोटीन पाया जाता है उसको बोलते हैं कैसीन। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब देखो यहाँ पे मैंने एक चीज और मेंशन की है, दूध का संगठन, कंपोजिशन ऑफ मिल्क। तो मिल्क में कितने परसेंट पानी होता है, 87% पानी होता है। कोलेस्ट्रॉल कितना होता है, 0.01%। विटामिन कितना होता है, 0.01%। सबसे ज्यादा विटामिन कौन सा होता है, विटामिन ए, जिसे हम बोलते हैं बेटा कैरोटीन।
उपरोक्त सभी विटामिन वसा में कैसे होते हैं? जो मिल्क में जितने भी विटामिन पाए जाते हैं वो ऑलमोस्ट सभी विटामिन आपके कैसे होते हैं? जो वसा है फैट में घुलनशील होते हैं बेटा, सॉल्यूबल होते हैं उसमें। दुग्ध शर्करा यानी लैक्टोज आ गया नहीं वही बात बेटा, जो दुग्ध में शर्करा होती है उसे क्या बोलते हैं? हम लैक्टोज बोलते हैं। यही तो क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर मैंने इसका पूरा कंपोजिशन आपका मेंशन कर दिया है। तो आपको क्या करना है कि हम लास्ट में मैं अपनी टेलीग्राम चैनल की लिंक दूंगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पर मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा। तो बढ़िया तरीके से आप या तो इसको प्रिंट करवा लीजिएगा या अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से, और हमेशा याद रखना व्यापम की एक खासियत है, हर बार वो पिछले साल के परीक्षाओं के क्वेश्चन रिपीट ही करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आज स्लो चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट बफेलो काफ? यानी जो विश्व में पहले भैंस का बछड़ा हुआ था उसका नाम क्या था, है ना। अब कई बच्चों ने डॉली डॉली लगा के आ गए थे, ये हमारा लड़का भी एक डॉली लगा के आ गया, बोलता सर डॉली। डॉली नहीं था बेटा, डॉली था वो बकरी का जो बकरी थी ना आर्टिफिशियल, वो थी उसका प्रथम बकरी का नाम था जो आर्टिफिशियल तरीके से हुई थी, उसका नाम था डॉली। लेकिन इसका क्या है बेटा? समरूपा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, समरूपा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? करंट स्विच इज डेवलप्ड बाय। अब देखो यहां से क्वेश्चन हमें क्या सीख देगा? जो आपकी ब्रीडिंग है, देखो एग्जाम का पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर अब वो बात अलग है कि आपसे सिर्फ पूछ लेता कि करंट स्विच किसकी वैरायटी है ना, करंट स्विच जो है किसकी ब्रीड है, किसकी ब्रीड है, तो आप बोलते, अब बोल देते। लेकिन अब पूछ लिया कि जो करंट स्विच है, जो काऊ की ब्रीड है बेटा, वो कहाँ डेवलप की गई थी? तो कहाँ की गई थी बेटा? इसका राइट आंसर क्या होगा? NDRI करनाल, IRI न्यू दिल्ली, NDDB न्यू दिल्ली, IBRA इज्जत नगर बरेली। तो देखो IARI ये तो बात बन ही नहीं रही है, ठीक है। इसके बाद NDRI करनाल, ये क्या है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसमें हो सकता है क्योंकि ये डेयरी का रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अब देखो हमें ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना है। अब देखो यहां से आपका IARI तो चला गया क्योंकि RAI में तो हो ही नहीं सकता, लेकिन जो डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, हाँ वहां पर इस ब्रीड को डेवलप किया जा सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हो NDRI मतलब नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो हो सकता है ये हमारा राइट आंसर हो, और ये हमारा राइट आंसर है बिल्कुल। बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा, तो हमने ये नोट्स में ऑलरेडी मेंशन भी किए हैं कि कौन सी ब्रीड कहां पर डेवलप की गई है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बॉटल नेक इज अ मेजर प्रॉब्लम फाउंड इन, जो काली गर्दन होती है यानी बॉटल नेक प्रॉब्लम होती है, किसमें फाउंड होती है? तो राइट आंसर है हमारा बेटा स्क्वाश। स्क्वाश आप लोग जानते होंगे, ये देखिए स्क्वाश मैंने इसमें मेंशन किया है, स्क्वाश की पिक्चर। तो राइट आंसर हमारा इसमें क्या आएगा? स्क्वाश। ये देखो स्क्वाश होता है, इसमें बॉटल नेक क्या होता है? ये जो यहाँ पर देखते हो, इसकी जो ऊपर जो नेक है ये कैसी हो जाती है? बोतल की तरह बहुत ही पतली हो जाती है। ये प्रॉब्लम्स इसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा अ फ्लैशी बल्गिंग मास बिटवीन एंड इन फ्रंट ऑफ दी फोर लिम्ब इज, जो मवेशी का अग्रभाग होता है, अग्रभाग के बीच में एक उभरे हुए मांसल द्रव्यमान को क्या कहते हैं? यानी जो काऊ देखा होगा आपने, बुल देखा होगा, तो उसमें पूछा गया है कि जो उनका अग्रभाग होता है, जो है ना, उनके आगे उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं बेटा? सैक्रम नहीं कहते, नेक क्रेस्ट नहीं कहते, और क्या कहते हैं? ड्यूलिप। ड्यूलिप तो जानते हो ना आप, ड्यूलिप है ना, सवाई चाल जो बोलते हैं, ड्यूलिप। ड्यूलिप तो नहीं कहते हैं। इसके बाद ब्रिस्केट। ब्रिस्केट बिल्कुल हाँ, हमारा राइट आंसर क्या है बेटा? ब्रिस्केट। ब्रिस्केट ही इसे कहते हैं। यहाँ पे देखो मैंने इसमें मेंशन भी किया है, आप खुद देख सकते हो यहाँ पर क्या बोला है बेटा? जो मवेशी के अग्रभाग में उभरा हुआ, ये देखो ये ड्यूलिप, ये है पूरा आपका ड्यूलिप। क्या है यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपका ड्यूलिप क्या है। ड्यूलिप आपका है ये आपका ड्यूलिप है, जो ऐसा निकलता रहता, हिलता रहता, ये ड्यूलिप है। जबकि आपका ये यहाँ पैरों से ये वाला पार्ट पूछा गया था आपसे, इसको क्या बोलते हैं? ब्रिस्केट। अब आपको क्या करना है, ये पूरे, अब देखो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, ये हमें पैटर्न पता चलता है ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से। तो अब यहाँ पर आपको जितने भी इसके क्या है भाग हैं, जितने भी इनके नाम याद होने चाहिए, क्योंकि कई यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दी
लोन प्रोवाइडेड बाय कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। तो सहकारी साख समिति किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। जो सहकारी साख समितियां होती हैं वो किस प्रकार का लोन प्रदान करती हैं? क्या वो मीडियम टर्म यानी मध्यकालीन लोन देती हैं? क्या वो शॉर्ट टर्म यानी शॉर्ट या मीडियम टर्म दोनों देती है? क्या वह शॉर्ट टर्म यानी अल्पकालीन ओनली देती है? क्या वह लॉन्ग टर्म या फिर दीर्घकालीन केवल दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है? तो राइट आंसर क्या होगा बेटा हमारा? राइट आंसर होगा अल्पकालीन, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, आपने देखी होंगी जो विलेज लेवल पर, बड़े बड़े ग्राम पंचायत लेवल पर जो बड़ी पंचायत होती है वहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटियां होती हैं। तो उन सोसाइटियों का काम क्या होता है? खाद बीज, किसान को बीज के लिए ऋण देना, खाद के लिए ऋण देना, ठीक है। तो ये कौन से शॉर्ट टर्म लोन देती है बेटा? कौन सा लोन देती है? शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करती है। यहां पर देखो अभी एक क्वेश्चन और आ गया था आपका ट्रैक्टर लोन के लिए। तो ट्रैक्टर लोन कौन था? वो लॉन्ग टर्म। अब आपके मन में बड़ा कंफ्यूजन चल रहा होगा कि भाई ये है क्या आखिर? तो शॉर्ट टर्म लोन क्या होते हैं? वे लोन जो आपको बेटा 1 साल से कम अवधि यानी 1 साल यानी 12 से 15 महीने की अवधि तक के लिए जो प्रदान किए जाते हैं वो होते हैं बेटा शॉर्ट टर्म यानी अल्पकालीन अवधि ऋण। इसके बाद जो मीडियम टर्म लोन होते हैं, जो मीडियम टर्म लोन होते हैं बेटा, वो मीडियम टर्म लोन किसके लिए? जो मीडियम टर्म लोन है, मीडियम टर्म लोन क्या है आपके? 1 साल से ज्यादा के लिए, 1 साल लेकिन 3 वर्ष से ज्यादा नहीं, यही तो कैटेगराइज करना है वहां पर। जो आपके शॉर्ट टर्म है वो आपके कितने, मैंने बोला बेटा 12 से 12 टू 1 मिनट देख लो, यहाँ बता देता हूँ। यहाँ देखो जो शॉर्ट टर्म है यहाँ पे आपके 12 से 15 मंथ तक है ना, 15 माह, इससे ज्यादा नहीं, ये आ जाएंगे आपके शॉर्ट टर्म। आपके मीडियम टर्म क्या आएंगे बेटा? आप देखो 15 महीने से ऊपर चले जाओ यानी 15 मंथ से 3 ईयर तक, 3 साल से ज्यादा नहीं। और अब 3 साल से ज्यादा चला जाएगा वो आ जाएगा आपका लॉन्ग टर्म में। तो पहला क्वेश्चन भी यही था आपका ट्रैक्टर वाला, ट्रैक्टर का 3 से साल से ऊपर जाता है तो वो लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। अब यहाँ पर बात की गई थी बेटा आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी कौन सा लोन देते हैं बेटा? वो देते हैं आपका शॉर्ट टर्म लोन देते हैं। कौन सा लोन देते हैं? शॉर्ट टर्म लोन देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग प्रिजर्वेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ एंटीबायोटिक, यानी जब आप प्रिजर्वेशन करते हो परिरक्षण के दौरान निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसमें लिखा है एंटीबायोटिक मतलब जो एंटीबायोटिक, अब वो समझते हो गए आप, टेट्रासाइक्लिन या फिर क्लास्ट्रीडियम प्रजाति का या फिर स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस या फिर एस्परजिलस प्रजाति का। तो इनमें से आपको बताना है प्रिजर्वेशन के लिए कौन सा एंटीबायोटिक यूज किया जाता है। तो राइट आंसर विल बी, राइट आंसर है हमारा बेटा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रिविनेटिव मेजर्स ऑफ वीड मैनेजमेंट इज, यानी खरपतवार प्रबंधन का निरोधात्मक उपाय है। कौन सा है? क्या जला दो खरपतवारों को, ये हमारा रिविनेटिव उपाय है, निरोधात्मक उपाय है, या फिर हैंड पुलिंग, हाथ से उखाड़ना। ऑप्शन नंबर सी है हमारा खरपतवार रहित बीजों का बुवाई हेतु उपयोग करना, या फिर मल्चिंग करना, हिंदी में जैसे बोलते हैं पलवार करना। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है बेटा हमारा ऑप्शन नंबर सी, खरपतवार रहित बीजों का बुवाई हेतु उपयोग करना। ये ही आपका निरोधात्मक उपाय है, यानी रिविनेटिव मेजर्स हैं आपका बीट कंट्रोल का सबसे अच्छा। यहाँ पर देखो मैंने लिखा है, मेंशन किया है, निरोधात्मक उपाय क्या होता है? उन्नत किस्मों के स्वस्थ व प्रमाणित बीज जिनमें खरपतवारों के बीजों का संक्रमण ना हो, उनका यदि आप बुआई के लिए उपयोग करते हो तो वो ही है। क्योंकि देखो इसमें सीधी सीधी बात है, आप जो बुआई के लिए बीज ले रहे हो आपको ये देखना है कि उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का खरपतवार ना हो, ये सबसे अच्छा तरीका है। क्योंकि खरपतवार नहीं होगा उसमें तो वो उसके साथ उगेगा भी नहीं, ठीक है। तो ये सबसे, क्योंकि वो समस्या होने से पहले ही उसका हमने समाधान निकाल दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ओरिजिन प्लेस ऑफ फेलरस माइनर। फेलरस माइनर का उत्पत्ति स्थल पूछ लिया गया था डायरेक्ट, ये भी आपका खरपतवार है तो इसका पूछ लिया गया था। तो चाइना, मैक्सिको, इंडिया, भारत। हाँ एक बात याद रखना, ये क्वेश्चन
आपके व्यापम ने यानी पीईबी ने क्या कर दिया बेटा, रिजेक्ट कर दिया। बिकॉज ऑफ दैट, इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इसमें आंसर ही नहीं था। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा फेलरस माइनर का, नॉर्थन अफ्रीका, यानी नॉर्थ अफ्रीका इसका ओरिजिन प्लेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्रॉप रिक्वायर लीस्ट अमाउंट ऑफ वाटर टू ग्रो। इनमें से कौन सी फसल है जिसे सबसे कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है? देखो ये आ गया आपके एग्रोनॉमी फसल उत्पादन से, फसलों की जल मांग से क्वेश्चन आ गया। तो सबसे कम रिक्वायरमेंट किसकी है बेटा, आपको पता होगा, बाजरा की। ज्वार की भी है लेकिन ज्वार की बाजरा से बहुत कम है। ग्वार, मेज, मेज का तो पता होगा बरसात में होती है, खरीफ ऋतु में होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे देखो मैंने जल संवेदनशील फसलें, इस टेबल को याद कर लेना तो आपका उद्धार हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे सबसे कम जल संवेदनशील मतलब जिनको पानी ना मिले तो वो जल्दी ही क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएगी। जैसे उच्च संवेदी कौन सी, केला, ये तो बहुत ज्यादा, इसको तो पानी चाहिए ही चाहिए। यहाँ पे मैंने सब्जियां चाहो, ये संवेद उच्च। सबसे पहले देखो सबसे कम, यहाँ पे देखो बाजरा है, इसके बाद कसावा, अरहर ये दिया है, इसके बाद निम्न से मध्यम, मध्यम से उच्च, उच्च से, तो ये सब चीजें आप पढ़ लेना आराम से, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द रीजन फॉर द येलोइश कलर ऑफ मिल्क। दूध का पीला रंग होने का कारण क्या है? इतना सा चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन है यार, तुम लोग पढ़ा होगा, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे बच्चों आप लोगों ने आंसर सही भी किया होगा। तो सीधी सीधी बात है, क्या है हमारा, कैरोटीन। कैरोटीन विल बी द राइट आंसर। यहाँ पर कैरोटीन सही होगा क्योंकि देखो ऑक्सीटोसिन क्या है, ऑक्सीटोसिन का यूज किस लिए, मिल्क का सेक्रेशन यानी दूध को उतारने के लिए, ये हार्मोन है बेटा, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद बिलीरुबिन, कोलेस्ट्रम। अब देखो यहाँ पर आप खुद यहाँ पर ऑप्शन से एलिमिनेट करके सही आंसर लगा सकते थे। आपको ऑक्सीटोसिन पता था कि मिल्क को उतारने के लिए यानी मिल्क सेक्रेशन के लिए किया जाता है। कोलेस्ट्रम क्या है, खीस होता है ये, ठीक है। जैसे ही काऊ पहला बछड़ा, काऊ अपना बेबी मतलब बछड़े को बर्थ देती है, उसके बाद क्या निकलता है, खीस ही तो निकलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर एक ही बचा था आपका, कैरोटीन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रोजेक्टिंग पार्ट ऑफ द हेड इंक्लूडिंग द माउथ, नोज एंड जोस इन काउ इज नोन एज। यानी गाय में जो मुंह, नाक और जबड़े सहित सिर का जो प्रक्षेपित भाग होता है उसे क्या कहा जाता है, आगे वाला, जिसमें इतना एरिया जिसमें आपका क्या आ जाए बेटा, मतलब मुंह, यानी मुंह आ जाए, नाक आ जाए और उसका जबड़ा, ये पूरा जबड़ा आ जाए, उसको क्या कहते हैं? बिल्कुल सिंपल, देखो मैंने बताया था, दूसरा क्वेश्चन है आपका किसके, एनिमल्स के पार्ट यानी काऊ के पार्ट्स के, मतलब उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उससे दूसरा क्वेश्चन उठा के पूछ लिया। आप सोचो कितनी इंपॉर्टेंट है इसकी। कौन सा है बेटा इसका राइट आंसर होगा आपका, मजल। क्या कहा जाता है, मजल। फेस में तो उसकी आंखें भी आ जाएगी, कान भी आ जाएगी, पूरा आ जाएगा ना, फोरहेड। इसके बाद पोल, पोल जो सींग के बीच का रहता है उठा हुआ भाग। इसके बाद मफल अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच फ्रूट इज मोस्ट सुटेबल फॉर द जेली प्रिपरेशन। बिल्कुल सड़ा हुआ क्वेश्चन था यार, जिन लोगों ने पढ़ा होगा उड़ा दिया होगा ये क्वेश्चन पक्का। इसमें क्या है, गुआवा, अमरूद का सबसे ज्यादा उपयोग जेली प्रिपरेशन यानी जेली बनाने के लिए कौन से फल का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, गुआवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्चुअल एरिया ऑफ द 1 हेक्टेयर। ये भी बिल्कुल सड़ा हुआ सा क्वेश्चन है यार, ये भी उड़ा दिया होगा। इसमें पूछा है कि भाई 1 हेक्टेयर में कितने स्क्वायर मीटर होते हैं, कोई भी बता देगा, 10,000 स्क्वायर मीटर। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज, ये देखो बेटा, सॉरी ये मैंने पूरा मेंशन कर दिया इसमें, ठीक है। ये पूरी टेबल मैंने मेंशन की है भाई, देख लो 1 मीटर में कितना होता है, 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होते हैं। इसके बाद 1 क्यूबिक मीटर में, यहाँ देखो बेटा 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितना होता है, ये पूरा मैंने मेंशन किया है। 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर, सब कुछ यहाँ पर मेंशन है। तो आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके जो भी एग्जाम है, जो भाई बंधु अभी देने वाले हैं आप लोगों में से, उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने। फर्स्ट चैम्बर ऑफ कैटल स्टोमक, यानी जो मवेशी का पेट होता है ना, जो गाय होती है, भैंस होती है, जो पेट होता है उसका, तो उसका जो फर्स्ट कंपार्टमेंट होता है, फर्स्ट चैम्बर होता है, वो क्या होता है? कोई भी जिसने पढ़ा होगा उसने तो उड़ा दिया होगा ये क्वेश्चन। तो क्या होता है बेटा? रूमेन। इसका सबसे फर्स्ट वाला भाग होता है रूमेन। ये देखो यहाँ मैंने ऑलरेडी इस पे भी मेंशन किया है, आप देख सकते हो बेटा। इसमें
सबसे फर्स्ट कंपार्टमेंट आपका रूमन है, क्योंकि यहाँ से ईसोफेगस से जैसे ही ये आहार नाल है ईसोफेगस, यहाँ से जैसे ही ये भोजन अंदर ग्रहण करेगी तो सबसे फर्स्ट चैम्बर में जाएगा आपका रूमेन में, ठीक है। रूमेन से फिर सेकंड आपका फिर से वापस इसमें जाएगा, फिर इसमें आएगा। आपको पूरा प्रोसेसर में एक इस पे जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है एक बढ़िया से एक वीडियो बना के डाल दूंगा, पूरा क्लियर करवा दूंगा। जिन बच्चों को पता नहीं है और जिनको है वेरी गुड, और जिनको नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो में इस पे अच्छा तरीके से बना दूंगा, तो पूरा आपका ये क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है बेटा, कटिंग ऑफ द टेल फ्रॉम द बेस स्कार्ड, यानी जो पूंछ को आधार से जहां से वो लगी हुई है वहां से उस पूंछ को आप काट रहे हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? कैंडलिंग। यार इतना इजी क्वेश्चन है, यदि जो बच्चा सीरियसली तैयारी, क्योंकि देखो यहाँ पे एलिमिनेट करके, एलिमिनेट मतलब ऑप्शनों को हटा के आप राइट आंसर निकाल सकते थे। देखो जैसे कैंडलिंग, जैसे मैं कैंडलिंग में जाऊं तो कैंडलिंग क्या है आपकी? अंडे को चेक करते, ऐसा कुछ दिमाग में आया। इसके बाद देखो डी बेकिंग, डी बेकिंग किस में करते हो? चूजे, मुर्गी मुर्गियों में। इसके बाद कलिंग, मुर्गे मुर्गियों में करते हो। लास्ट ऑप्शन बजा बेटा आपका डॉकिंग, डॉकिंग आपका क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एड लिबिटम फीडिंग मीन्स, यानी एड लिबिटम फीडिंग का अर्थ क्या है? क्या इसके राइट ऑप्शन क्या है बेटा? फीडिंग ओनली एट अल्टरनेट डेज, क्या केवल वैकल्पिक दिनों में भोजन कराना पशु को सकता है? फीड एंड वाटर इज मेड अवेलेबल एट ऑल टाइम, चारा और पानी हर समय उपलब्ध कराना, क्या ये इसका मतलब है? ओनली फीड इज मेड अवेलेबल एट ऑल टाइम, हर समय के लिए चारा उपलब्ध कराया जाता है इसमें, क्या ये उसका हो सकता है? तो राइट आंसर आपका क्या है बेटा? राइट आंसर विल बी ओनली बी, यानी मवेशी को चारा और पानी हर समय उपलब्ध कराया जाता है इस मेथड में। दैट क्लियर टू एवरीवन? चलो नेक्स्ट है आपका जो कॉक्सीडायोसिस है ना, जिसको कुकुड़िया रोग बोलते हैं, पशुपालन के सबसे महत्वपूर्ण खालिस्तान रोगों में से यानी एक है। किस में से? यानी इसमें डायरेक्ट पूछ लिया गया है कि भाई ये डिजीज है आपका किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, फंगस से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, या वायरल से होता है? हिंदी में बोले तो संक्रमण हुआ है, फिर जीवाणु जनित रोग है, फफूंदी जनित रोग है, या बेटा प्रोटोजोआ जनित रोग है ना। तो इससे पूछ लिया गया, तो ये किससे होता है? डिसीज से हर साल एक ना एक सही आता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये चीज याद रखनी है, ठीक है, कि जिस सेक्शन से क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं उस सेक्शन को आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि आने वाले एग्जाम को आपको यदि क्रैक करना है तो इसका राइट आंसर है बेटा ये कैसा है? फफूंदी जनित रोग है आपका, जो भी कॉक्सीडायोसिस होता है। नेक्स्ट है आपका मेजर ऑब्जेक्ट ऑफ ब्लांचिंग ड्यूरिंग प्रिजर्वेशन इज, परिरक्षण, जब आप फल सब्जियों का परिरक्षण करते हो उसके लिए जो ब्लांचिंग करते हो उसका उद्देश्य क्या होता है भाई ब्लांचिंग का? तो इसमें देखो ऑप्शन दिए हैं आपका, एंजाइम क्रियाशीलता को कम करना, रिड्यूस द एंजाइमिक एक्टिविटी, रिमूव टिश्यू गैसेस, यानी ऊतकों के बीच जो गैस भरी रहती है सब्जियों में, जो फलों में, उसको कम करना, क्या इसका हो सकता है? बिल्कुल, मे बी इट विल बी डिक्रीज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों की संख्या को घटाना, क्या इसका उद्देश्य ये हो सकता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है बेटा इसका, ऑल, ए बी सी, यानी ये तीनों चीजें इसी उद्देश्य से कि ब्लांचिंग का यही उद्देश्य है कि ये तीनों चीजें क्या हो जाए आपकी, उसमें कम हो जाए, एंजाइम की क्रियाशीलता कम हो जाए, गैस भी निकल जाए, सूक्ष्म जीवों की संख्या भी घट जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं? ब्लांचिंग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? ब्लांचिंग, ये मैंने पूरा मेंशन कर दिया है कि ब्लांचिंग होती क्या है, देख लो एक बार। सब्जियों को मुलायम करने के लिए उन्हें 100 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले पानी में गर्म 2 से 5 मिनट गर्म रखते हैं और इन्हें फिर ठंडा करते हैं, जिससे वे मुलायम हो जाते हैं। मुलायम होने के कारण फल व सब्जियों की डिब्बाबंदी क्या हो जाती है बेटा? आसानी से की जा सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा क्रिया किसमें की जाती है? सब्जियों में की जाती है। ये देखो उसके उद्देश्य, ये भी हमारे नोट्स में ही मेंशन है। उद्देश्य क्या है बेटा? फिनोलेज एंजाइम को निष्क्रिय करना, प्राकृतिक हरे रंग को बनाए रखना, जो उनका नेचुरल ग्रीनिंग मतलब जो हरा रंग है उनका सब्जियों का, उनको क्या करना बेटा? बनाए रखना, फल और सब्जियों को मुलायम करना, बिल्कुल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ड्यू टू किडनी फेलियर इन पोल्ट्री, यानी कुक्कुट में जो गुर्दे की विफलता हो जाती है उसके कारण जो उनकी मृत्यु हो जाती है, उसकी स्थिति के लिए कौन सा जिम्मेदार है? यानी सीधा सीधा आपसे ये पूछ लिया गया है कि जो मुर्गियों में जो रोग होते हैं उसका लक्षण पूछ लिया गया कि भाई उस रोग में
कौन सा रोग है मुर्गियों का जिनमें गुर्दा क्या हो जाता है, यानी उनकी किडनी फेल हो जाती है। जैसे हमारी भी किडनी फेल हो जाती है, डायलिसिस करवानी पड़ती है, दुनिया भर की चीजें हैं, तो ऐसा इनके में भी है बेटा। तो क्या है इसमें, इन्फेक्शन, क्या होता है इन्फेक्शन, बोकाइटिस डिसीज की वजह से, या फिर फॉलपॉक्स जिसे मुर्गी चेचक बोलते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर सी गाउट की वजह से, या ऑप्शन नंबर डी कॉलीबैकिलोसिस की वजह से ये डिसीज है। तो कौन से डिसीज से, तो राइट आंसर विल बी गाउट, यानी गाउट डिसीज जो हो जाता है इनमें मुर्गियों की किडनी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपेक्स बैंक फॉर रूरल क्रेडिट। भाई इस एग्जाम में इस बार बहुत ही तगड़े क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स सेक्शन से पटके इसके लेके रखे इन लोगों ने, बहुत ही, मुझे पता नहीं क्या वो बैंक वाले ने, लग रहा है कोई कोऑपरेटिव बैंक वाले ने क्वेश्चन पेपर आपका सेट किया हो। यहाँ पे देखो अपेक्स बैंक फॉर रूरल क्रेडिट, यानी ग्रामीण वित्त का जो सीड्स बैंक कौन सा है, जो ग्रामीण एरियाज में वित्तीय सेवाएं देता है, वो कौन सा बैंक है इनमें से, नाबार्ड बैंक। अब बोलोगे कई बच्चे तो नाबार्ड में जरूर मार के आए होंगे, बेटा नाबार्ड सिर्फ ग्रामीण में नहीं देता, और भी जगह दे देता है नाबार्ड। सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ये हो सकता है, केंद्रीय सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक ये भी हो सकता है, राज्य सहकारिता बैंक ये भी हो सकता है, स्टेट कोऑपरेटिव। तो देखते हैं बेटा, तो कौन सा, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जहां पर सेंट्रल मतलब जो केंद्रीय सहकारी बैंक है ये जो अपेक्स बैंक के रूप में काम करते हैं बेटा। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, when milk fat is concentrated into a fraction of the original milk the portion is known as, यानी जब दूध वसा मूल दूध के एक भाग में केंद्र, यानी जितना भी फैट है जो आपके मिल्क के एक पार्ट में जमा हो जाए तो उस हिस्से को खालिस्तान के रूप में, यानी क्या कहा जाता है बेटा, क्या उसको मलाई कहते हैं, कई लोग तो मलाई मार के आ गए होंगे पक्का, घी, बटर या दही। जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा, मलाई। ठीक है, तो ये बहुत से सड़े हुए चुन्नू मुन्नू के क्वेश्चन है यार, इनमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की कोई नीड नहीं है। द क्लीननेस ऑफ अ डेयरी प्लांट इज इम्पोर्टेंट फॉर clean and hygienic milk production dash can be used for both detergent and sanitizers in a dairy plant। इसमें पूछा गया कि भाई डेयरी को हाइजेनिक रखने के लिए, यानी उसकी सफाई करने के लिए डैश का उपयोग डेयरी संयंत्र में डिटर्जेंट और सैनिटाइजर दोनों के लिए किया जाता है, यानी वो डिटर्जेंट का भी काम कर रहा है और सैनिटाइजर का भी काम कर रहा है। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था डेयरी सेक्टर से रिलेटेड। तो कौन है बेटा, इसका राइट आंसर होगा आपका क्लोरीन। क्लोरीन का उपयोग हम क्या करते हैं, पशुशाला को साफ करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द पोर्शन बिटवीन द बेसिस ऑफ हॉर्न्स इन देखो सेकंड क्वेश्चन आ गया भाई, इसके पार्ट थर्ड क्वेश्चन है आई थिंक, थर्ड क्वेश्चन आ गया आपका किससे, एनिमल के पार्ट से, भागों से, इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। इसमें देखो क्या लिखा है कि गाय के सींगों के आधार के बीच का भाग क्या होता है, जो गाय के सींग होते हैं, हॉर्न होते हैं बेटा, उनके जो बीच का जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, तो इसमें देखा फोरहेड बोलते हैं, क्या इसे बोलते हैं क्या, बिल्कुल, आप कई तो फोरहेड लगा के, फोरहेड होता है बेटा माथा, ये यहाँ इसको बोलते हैं फोर क्रेस्ट, अग्र शिखा बोलते हैं फोर क्रेस्ट, या फिर हेड क्रेस्ट बोलते हैं सिर का शिखर, या फिर हॉर्न क्रेस्ट बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा, हेड क्रेस्ट, क्योंकि वो सिर के ऊपर, यानी दो सींग हैं उसके ऊपर वाला भाग जो उठा होता है, क्योंकि वो कहाँ है बेटा, हेड क्रेस्ट, यानी सिर की शिखाई तो है वो ऊपर। चलिए नेक्स्ट, विच क्रॉप इज नॉट अ रबी सीजन क्रॉप। इतना सा क्वेश्चन भाई, बहुत इजी क्वेश्चन थे ये, जो पढ़ा होगा उन्हें इजी लगे होंगे, जो ना पढ़ा होगा उन्हें तो कठिन ही लग रही। इसमें देखो क्या लिखा है, इनमें से कौन सी रबी ऋतु की फसल नहीं है, सीधी सी बात है भाई, रबी सीजन की क्रॉप कौन सी नहीं है। अब एलिमिनेट कर दो, सरसों रबी में बोया जाता है, वीट रबी में बोया जाता है बेटा, बार्ले जो ये भी रबी में बोया जा सकता है, लेकिन कॉटन नहीं बोया जा सकता मेरे भाई। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, कॉटन। चलो नेक्स्ट है, एनिमल फीड विच इज डैश इन फाइबर एंड कंटेंस रिलेटिवली डैश लेवल्स ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड मिल्क प्रोड्यूसिंग फूड, यानी पशु आहार में जो फाइबर में जो खालिस्तान होता है, इसमें प्रोटीन का अपेक्षाकृत डैश स्तर तक होता है, दूध पैदा करने वाला भोजन कहलाता है। अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ लेना इसमें क्या लिखा है, सीधी सी बात, पशु आहार में जो फाइबर में जो होता है, क्या होता है, खालिस्तान होता है जो फाइबर में, इसमें प्रोटीन का अपेक्षाकृत डैश स्तर होता है ना, कितना स्तर होता है ये पूछा गया, दूध पैदा करने वाला भोजन कहलाता है, जिससे क्या होता है बेटा, मिल्क का प्रोडक्शन होता है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
तो वो कितना होता है, जो फाइबर में होता है वो लो होता है, लेकिन प्रोटीन, इसमें प्रोटीन का अपेक्षाकृत क्या होता है, हाई स्तर होता है। देखो क्या लिखा है, पशु के आहार में जो फाइबर में क्या होता है, लो होता है, लेकिन प्रोटीन का अपेक्षाकृत स्तर उसमें क्या होता है, ज्यादा होता है। क्वेश्चन ये पूछा गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ क्लेज। बहुत ही बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है ना, ये फैक्चुअल क्वेश्चन, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की, रट्टा मारने की जरूरत थी। तो ये कौन है बेटा, जेप्टोथुल, सभी को पता होगा। नेक्स्ट है हमारा, अ मिल्क प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड फॉर पास्चराइज और बॉइल्ड मिल्क बाय storing natural or otherwise by a harmless lactic acid और अदर बैक्टीरियल कल्चर इज कॉल्ड एज, यानी पास्चुरीकृत या उबले हुए दूध से खट्टा, प्राकृतिक या अन्यथा हानि रहित लैक्टिक एसिड या अन्य जीवाणुओं की वृद्धि द्वारा तैयार किए गए दूध उत्पाद को क्या कहते हैं। देखो आजकल यही ट्रेंड चल रहा है बेटा, क्वेश्चंस की लैंग्वेज को ध्यान में रख के उनके आंसर करने का है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत लेंदी होते जा रहे हैं, यानी बहुत ही उनकी जो क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है बहुत ही जटिल, कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही लंबे क्वेश्चंस डाले जा रहे हैं, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट, मतलब आप लोगों को कंफ्यूज किया जा सके। यहाँ से पढ़ोगे लास्ट तक जाओगे तो समझ में ही नहीं आएगा, भूल जाओगे, तो ध्यान से पढ़ना। इसमें वही लिखा है भाई पास्चुरी, अब बोलोगे यार पास्चुरीकृत, अब यहाँ पर आंसर देख के आप भी, आंसर क्या होगा, आंसर हमारा दही है। अब बोलोगे सर पास्चुरीकृत करके दे, जी हाँ मेरे भाई, कॉमर्शियल लेवल पर पहले हम क्या करते हैं, उसे गर्म करते हैं, पास्चराइज करते हैं, तभी दही का निर्माण होता है, ठीक है। नहीं तो कैसे सर पनीर बनाते हैं, पनीर में भी तो गर्म करते हैं, लेकिन वो दूसरा है, देखो खट्टा, पनीर में पनीर वो भी फाड़ के बनाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल आपका खट्टा। चलो नेक्स्ट है आपका, जनरली रूमिनेंट है डैश चैम्बर स्टोमक। देखो भाई फिर आ गया आपका स्टोमक से, रूमिनेंट जो आपका है, कितने चैम्बर होते हैं आपके, आमतौर पर जुगाली करने वाले पशु जो होते हैं उनके पेट में कितने कक्ष होते हैं, वही क्वेश्चन आ गया। पहले उसके पहला कक्ष पूछ लिया गया था, अब यहाँ पर पूरा पूछा भाई कितने कक्ष होते हैं, वो चीज पूछ ली गई। तो इसमें कितने होते हैं बेटा, राइट आंसर विल बी 4। तो कितने कंपार्टमेंट होंगे बेटा, इसमें 4 कंपार्टमेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोटल सॉल्यूबल सॉलिड्स इज मेजर्स बाय फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कुल घुलनशील ठोस को किस यंत्र से मापा जाता है। इसमें पूछा है आपका कि कुल घुलनशील जो ठोस हैं उनको, मतलब इनको सीधा बात है बेटा, TSS, टोटल सॉल्यूबल सॉलिड्स जो होते हैं उन्हें किस यंत्र से मापा जाता है, तो ये भी आपको पता होगा ऑलरेडी। तो किससे मापा जाता है बेटा, राइट आंसर विल बी रिफ्रैक्टोमीटर। अब देखो कोई जो जैसे को पता होगा तो एलिमेंट करके निकाल सकता है। लैक्टोमीटर से क्या, दूध की शुद्धता मापते हैं बेटा, ठीक है। जेलीमीटर से क्या, पैक्टिन मापते हैं। सेलोमीटर से क्या मापते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन का कंटेंट मापते हैं उसमें, है ना। तो ये आपको पता होगा। देखो ये मैंने यहाँ पे पिक्चर डाल दी है, क्या होता है ये आपका ये आपका रिफ्रैक्टोमीटर है बेटा, ये आपका लैक्टोमीटर है, ये आपका जेलीमीटर है और ये आपका सेलोमीटर है। ये तीनों चीजें हमने इसमें, चारों चीजें इसमें डाल दी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 37, एंड पॉइंट टेम्परेचर फॉर प्रिपेयर्ड जेली। जेली बनाने के लिए अंतिम ताप बिंदु यानी कितनी डिग्री सेल्सियस पर आप जेली बनाओगे, क्या होना चाहिए। तो इसमें एक तो 95 डिग्री सेल्सियस, या फिर 105 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर 110 डिग्री सेल्सियस पर, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर, कितने पर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है 105 डिग्री सेल्सियस पर आपका जेली प्रिपेयर हो जाएगा। नेक्स्ट आंसर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सिस्टम यूज्ड टू ऑपरेट हैंड ऑपरेटेड विनोविंग फैन इज। हाथ से चलने वाले पंखे को संचालित करने के लिए प्रयुक्त एक प्रणाली है, यानी विनोविंग जानते हो बेटा, जब आप थ्रेसिंग कर लेते हो उसके बाद भी जैसे हमारा अनाज है कुछ भी है उसमें क्या रह जाता है, उसका कुछ पास्ट वेस्ट मटेरियल रह जाता है भाई, भूसा है ना, जो उसमें डंठल वगैरह है वो रह जाता है। तो उसको निकालने के लिए विनोविंग करते हो, तो उसमें पूछा गया तो जो हाथ से चलित होता है, हस्तचलित होता है, तो उसमें क्या संचालित करने की कौन सी प्रणाली प्रयुक्त की जाती है भाई। गियर सिस्टम होता है क्या, चैन लगी होती है क्या, उसमें बी बेल्ट, एक बेल्ट लगा रहता है क्या जो घुमाए उसको। जी हाँ मेरे भाई, आप देखना गांव में रखे रहते हैं ये चीजें, तो उसमें आपको एक गियर भी, हैंडल गियर रहता है उसको घुमाने के लिए, चेन लगी होती है, उसके बाद बी बेल्ट। तो ये सभी चीजें बेटा उसमें
आपकी लगी रहती है। तो राइट आंसर विल बी बी, ऑल ए बी एंड सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 39, सीरियल्स। जो सीरियल शब्द है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अनाज बोलते हैं। सीरियल्स वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज, यानी जो सीरियल शब्द है आपका किस भाषा से लिया गया है, इसमें ये पूछा गया है। तो ये आपका रोमन से है, या फिर फ्रेंच से है, या फिर ग्रीक से है, या फिर लैटिन से। तो राइट आंसर क्या होगा बेटा, आपका रोमन से लिया गया है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 14, शॉर्ट टर्म लोन इज गिवन। देखो फिर से आ गया आपका लोन का क्वेश्चन। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ भाई, कोई बैंक वाले ने जैसे आपका पेपर बना दिया हो। अब देखो यहाँ पे लोन से फिर से आपका क्वेश्चन है, अल्पकालीन ऋण। फिर आ गया वही चीज जो अभी मैं बता के आया हूँ। अल्पकालीन ऋण कितने समय के लिया जाता है, ठीक है। तो क्या है बेटा राइट आंसर, 15 माह, यानी 15 माह से कम अवधि के लिए जो ऋण लिए जाएंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, शॉर्ट यानी अल्प अवधि ऋण। बाकी का मैंने आगे स्लाइड में बता दिया, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। देखो बेटा 2-3 क्वेश्चन आ गए आपके इसी से रिलेटेड, तो ये बिल्कुल आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है 41, स्लो रिलीज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर आर। बिल्कुल इसका तो कोई भी बता देगा भाई। आप जो भी जितने भी बच्चे मतलब यहाँ पे हैं उनके जो कृषि फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, यानी जो जिनके पापा लोग किसान हैं, उनको पता होगा नीम लेपित यूरिया आ रहा है आजकल कि नहीं आ रहा। इसका राइट आंसर क्या है हमारा, बी एंड सी, नीम कोटेड यूरिया। यानी स्लो, ये क्या करते हैं, इनमें जो यूरिया होता है बेटा उस पर नीम का कोट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, नीम का कोट लगा देते हैं। आपको पता है यूरिया यानी अमोनिया, उसके नेचर कैसा होता है, वोलेटाइल, यानी वो जल्दी क्या हो जाता है बेटा, बाष्पीकृत हो जाता है ना, जो क्या हो जाता है। तो उसके लिए, उसको रोकने के लिए वो स्लो रिलीज हो, धीरे धीरे रिलीज हो, एकदम से रिलीज ना हो, ताकि वो प्लांट जो है आराम से उसी यूरिया को क्या कर सके, अपटेक कर सके, ले सके। तो इसके लिए क्या करते हैं, उस पर नीम का लेप लगा दिया जाता है, इसलिए इसको नीम लेपित यूरिया बोल देते हैं। इसके बाद लिखा है सी, लाख लेपित यूरिया, लाख का लेप लगा दो, तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये दोनों आंसर आपके राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 42, ऑप्टिमम सॉइल फॉर प्लांटिंग ऑफ फ्रूट्स ऑर्चर्ड, सबसे पहला ही था ये। क्या होना चाहिए बेटा, तो बिल्कुल बालुई यानी सैंडी सॉइल, बालुई मिट्टी अच्छी होती है इसके लिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IBRI, आ गया बेटा। IBRI का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन वायरस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, सॉरी इंडिया वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहां पर देखो राइट आंसर अपना क्या होगा बेटा, राइट आंसर होगा इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पर देखो जो हिंदी माध्यम के छात्र है, विशेष ध्यान रखना बेटा। देखो यहाँ पे क्या किया उन्होंने, यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम अब हिंदी में लिखते क्या वो, कि हिंदी वालों के हिंदी, तो देखो इंग्लिश का ही उन्होंने डायरेक्ट हिंदी में ही इंग्लिश को लिख दिया, यानी इंग्लिश लिख दिया। इसीलिए मेरे यहाँ जो बच्चा आता है मैं उससे यही बोलता हूँ कि बेटा ज्यादा से ज्यादा ट्राई किया करो इंग्लिश में चीजों को पढ़ने की। टर्मिनोलॉजी तो कम से कम वर्ड तो आपके पास होने चाहिए, बाकी पूरा डिस्क्रिप्शन भले हिंदी में, क्योंकि सभी लोग हिंदी में ही जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो सिर्फ उनका कंटेंट इंग्लिश होता है, बाकी समझते किस में, हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिल्किंग कैन बी डन विथ वेरियस मेथड, द बेस्ट मेथड फॉर द मिल्किंग, यानी दूध दोहने की विभिन्न जो दूध दोहना यानी दूध निकालने की बहुत सारी विधि है, बहुत सारी विधियों से दूध निकाला जाता है, लेकिन दूध दोहने की इनमें से कौन सी सबसे अच्छी विधि है, क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था। तो यहाँ पर है बेटा कोपाइंग मेथड्स, कॉपिंग मेथड, या फिर फिस्टिंग मेथड, या फिर स्ट्रिपिंग मेथड। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, ओनली बी यानी फिस्टिंग मेथड। तो देख लेते हैं यहाँ पे मैंने पूरी, ये देखो फिस्टिंग क्या होती है आपकी, बेंड द थंब अगेंस्ट द टीथ, आपको ऐसे थंब को बेंड करना है और आपको पूरा थंब से इसको पकड़ना है, ये फिस्टिंग हो जाएगी। स्ट्रिपिंग मतलब चुटकी, जिसको हम बोलते हैं चुटकी विधि, ऐसे निकालते हैं उसका, ठीक है। और ये लास्ट मेथड है आपकी फुल हैंड मेथड, अब ये वहां पे थी नहीं तो फुल हैंड मेथड सबसे अच्छी मानी जाती है। कभी मौका मिलेगा तो इस पर वीडियो बनाऊंगा मैं, तब बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, अभी थोड़ा सा टाइम बेटा कम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द मिनिमम डायमीटर ऑफ सीड एंड फर्टिलाइजर ट्यूब एंड डिस्क टाइप ऑफ फर्रो ओपनर, यानी डिस्क प्रकार के फर्रो ओपनर में बीज और उर्वरक ट्यूब का न्यूनतम व्यास क्या होता है। तो व्यास होता है बेटा इसका 25 मिलीमीटर। सूटेबल मंथ फॉर प्लांटिंग ऑफ एवरी ग्रीन फ्रूट्स, इसमें क्या लगा, सदाबहार फलों को लगाने का उपयुक्त माह क्या है, क्या है बेटा सदाबहार फलों को लगाने का उपयुक्त माह, जुलाई और अगस्त में आप इसे
लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज डिटेक्टेड इन डेयरी प्रोडक्ट्स यूजिंग विडॉल टेस्ट डायग्नोसिस, यानी विडॉल टेस्ट डायग्नोसिस का उपयोग करके डेयरी उत्पाद में निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैक्टीरिया का पता लगाया जाता है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो विडॉल टेस्ट डायग्नोसिस किसमें करते हैं बेटा? इसका राइट आंसर है आपका साल्मोनेला। जो साल्मोनेला जो होता है बेटा आपका, उसका उस बैक्टीरिया का पता लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, विच प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन इज प्रेफर्ड टू कट, ब्रेक एंड इन्वर्ट द सॉइल पार्शियली और कंप्लीटली मृदा को आंशिक रूप से या पूरी तरह से काटने, तोड़ने या एवं पलटने के लिए कौन सा प्राथमिक जुताई? ये आपका किससे आ गया बेटा? भू परिष्करण से आ गया। तो प्राइमरी टिलेज से क्वेश्चन आ गया। तो प्राइमरी टिलेज में कौन सा ऑपरेशन सबसे पहले? ये काटने, तोड़ने, सब मिट्टी को पलटने के लिए। अब बेटा थ्रेसिंग तो हट, ये तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद क्या लिखा है आपका? हैरोइंग, ये तो हो सकता है, लेकिन ये आपका द्वितीयक भूपरिष्करण में आता है, सेकेंडरी में आता है। फीडिंग, निदाई करोगे उसके लिए नहीं होता बेटा। इसके राइट आंसर क्या होगा आपका? प्लाउइंग, है ना, यानी प्लाउ किया जाता है इसमें। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या होगा? प्लाउ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 49, मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज फाउंड इन विच टाइप ऑफ सॉइल, यानी किस प्रकार की मिट्टी में सबसे अधिक जल धारण क्षमता पाई जाती है। तो ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई, जिसमें सबसे ज्यादा पोर स्पेस होता है, यानी रंध्र अवकाश कौन सी मिट्टी में होते हैं? सबसे ज्यादा आपके किससे है बेटा? क्ले सॉइल, यानी चिकनी जो मिट्टी होती है उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। बिकॉज ऑफ दैट उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? उसमें सबसे ज्यादा पोर स्पेस, आपके रंध्र अवकाश होते हैं। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। हाउ मच अमाउंट ऑफ कंसंट्रेट मिक्स शुड बी प्रोवाइडेड फॉर प्रेग्नेंट एनिमल, यानी बुल्स, गर्भवती पशु या बैल के लिए कितनी मात्रा में सांद्र मिश्रण प्रदान किया जाना चाहिए? तो ये भी आपका किससे आ गया बेटा? एनिमल फीडिंग, पशु आहार से क्वेश्चन आ गया। आप देख सकते हो क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। तो राइट आंसर आपका क्या है? 2.5 to 3.7 kg, यानी 2.25 से 3.75 किलोग्राम प्रति दिन इनको क्या दिया जाना चाहिए बेटा? सांद्र मिश्रण, यानी कंसंट्रेटेड मिक्सचर, चने कुली जो भी आपका है ना, हाईली प्रोटीन, वो इनको डेली दिया जाना चाहिए। तो बच्चों ये हमारे 15 क्वेश्चंस है ना, जो एग्जाम हुआ था अभी आपका रिसेंटली, मैंने बताया पूरा उसमें आगे दिया है। तो उसके 15 क्वेश्चन थे ये। 15 क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो हम फिर से लाएंगे। यदि आपको इसका PDF चाहिए पूरा कंप्लीट विथ डिस्क्रिप्शन के, तो हमारा टेलीग्राम, आप टेलीग्राम पर जाएं, टेलीग्राम पर सर्च करना PAT by TCM, आपको चैनल मिल जाएगा, वहां मैं इसको डाल दूंगा। और यदि फिर भी किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है, कोई कोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी हम लोग रिसेंटली PAT के नए क्रैश कोर्स के बैचेस स्टार्ट करने वाले हैं, कोई भी और आपको डिटेल्स चाहिए तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के लिंक में जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसमें हमारा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आपको कोई भी करियर गाइडेंस या फिर कोई भी आपको समस्या है PAT से रिलेटेड, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, हमें कॉल करके हम बिल्कुल जहां तक हमसे बनेगा हम आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट, उद्देश्य यही है। तो थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं हमारे इसी के नेक्स्ट पार्ट में। उसके लिए लेकिन आपका सपोर्ट भी जरूरी है बेटा। आपको क्या करना है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ताकि ये सारी चीज़ें हम और भी आगे आपके लिए लाते रहें। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।